हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएफ एलडीसी एग्जाम बाय अभिषेक राज। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो नियम 70 का परीक्षा हो, नियम 72 का परीक्षा हो। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट यह है कि नियम 70 के लिए भी जो लोग एलिजिबल हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, वो लोग भी अपने तैयारी में लग जाएं और नियम 70 के अंतर्गत जो है आप अपने प्रमोशन को पक्का करें। और बाकी रूल 72 के लिए जो है हम लोग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो भी चीज़ें यथासंभव जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग उनको वितरित कर रहे हैं। क्योंकि पैड कोर्स एक चल रहा है, तो जो लोग पैड किए हैं तो एक टीम के साथ उनका काम चल रहा है, तो वहाँ से एक कमिटमेंट है, इसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। और जो हम लोग के लिए एक्स्ट्रा वर्क जो पड़ गया, जो ये तीनों आपराधिक कानून है, तो ये हम सब के लिए बिल्कुल नया है और यह एक नया वर्क हम लोग के लिए पड़ गया, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग यथासंभव प्रयास में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक चीज़ों को से आपको अवेयर कराया जाए। और जो अभी हम लोग का वेयर एक्ट का पार्ट है उस पर भी कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा में गिनती के दिन रह गए हैं, तो 10 दिन 15 दिन के अंदर में ही इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कराना है। तो आइए पढ़ते हैं आज के इस सेगमेंट में अपराध का वर्गीकरण। जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे का जो है एक विस्तृत एरिया है, एक विस्तृत क्षेत्र है रेलवे का, और यहाँ विस्तृत रूप में जो है यात्री बहुत बड़े संख्या में आवागमन करते हैं, जिसके कारण यहाँ तमाम तरह के अपराध होते रहते हैं। और जो अपराध हैं, जो मेन जो हीनियस क्राइम है उनका, और जो बड़े अपराध हैं जो कि जीआरपी के द्वारा देखा जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो अपराध हैं, जो रेलवे से संबंधित अपराध हैं, उन अपराधों को एक वर्गीकरण तरीके से वर्गीकरण करके उनको और हम लोग इसको समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रेलवे में कौन कौन से अपराध हैं और वो कौन कौन से अपराध हैं जो रेलवे में होते हैं, जिसको कि आरपीएफ के द्वारा देखा जाता है, और यहाँ से आपको सिमिलर प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए, रेलवे में जो है जो अपराध होते हैं उसको हमने वर्गीकरण करके इसको बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, दो तरह के जो अपराध होते हैं, जो चोरी होती है, बुकशुदा संपत्ति की चोरी और रेल संपत्ति की चोरी। जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, बुकशुदा संपत्ति की चोरी और रेल संपत्ति की चोरी मेनली यहाँ से जो है अपराध होते हैं। तो इसको कैटेगराइज हमने किया हुआ है, आगे हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है बुकशुदा संपत्ति के अंतर्गत देखते हैं जो चोरी होती है वो क्या है। तो सबसे पहला है इसमें आरटीटी, जिसको कि आरटीटी है, ये आरटीटी, इसको देखिएगा महत्वपूर्ण है। वाईटी यानी कि यार्ड थेफ्ट हो गया। जीपीपीटी, जीपीपीटी यानी कि गोदाम पार्सल प्लेटफॉर्म थेफ्ट, इसको होता है, यानी कि गोदाम पार्सल प्लेटफॉर्म की चोरी। वाईटी को आप यार्ड की चोरी कर सकते हैं, यार्ड की चोरी। और आरटीटी को जो है रनिंग ट्रेन यानी कि चलती गाड़ी से चोरी, इसको आप लिख सकते हैं, चलती गाड़ी से चोरी, इसको डिफाइन किया गया है। चौथा है पिलफरेज। पिलफरेज का मतलब होता है आंशिक चोरी, यानी कि जो माल है, जो बुक्ड माल है, उसमें कुछ चीज़ों को आंशिक रूप से जिसकी चोरी कर ली जाए, आंशिक चोरी, ये खास करके जो है प्लेटफार्मों पे होती है, और या माल का जो ट्रांसशिपमेंट शेड होता है, जहां माल उतराई होता है, वहां पे इसकी चोरी होती है। और पांचवा एक है कोयले आदि की चोरी। तो यह पांच प्रकार की जो चोरियां है, यह जो बुकशुदा संपत्ति के अंतर्गत आती है, आरटीटी, वाईटी, जीपीपीटी, पिलफरेज और कोयले की चोरी। अब दूसरी चोरी जो होती है यह रेलवे की निजी संपत्ति से संबंधित चोरी है, जो कि इसको भी कैटेगराइज करके यहाँ पे बनाया गया है। देखिए, चल स्टॉक से पुर्जों की चोरी, जैसे ट्रेन के जो पुर्जे होते हैं जिसमें पंखे होते हैं, बल्ब होते हैं और बैटरी होती है, उनकी तमाम चीज़ें होती है, चल स्टॉक से पुर्जों की चोरी होता है। गाड़ी के विद्युत पुर्जों की चोरी और यांत्रिक पुर्जों की चोरी, यानी जो ट्रेन में जो विद्युत पुर्जे लगे हुए हैं और जो यांत्रिक जो है इंजीनियरिंग के जो भी पुर्जे लगे हुए हैं उसकी चोरी, यह दो तरह के मेनली चोरी होते हैं। तो दो तरह के हम लोगों ने क्या देखा, बुकशुदा संपत्ति की चोरी और रेल की निजी संपत्ति की चोरी, ये चोरियां होती हैं। अब इन चोरियों पर आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जो रेलवे में अपराध के होने के कारण है, वो कौन कौन से कारण। तो देखिए, रेलवे में अपराध के जो मेन दो कारण है, एक जो है उसको भी कैटेगराइज करके हम लोग याद कर सकते हैं, आंतरिक कारण इंटरनल रीजन, और इसको जो है आउट रीजन यानी कि बाह्य कारण। तो इसमें आंतरिक कारण में क्या है, कर्मचारियों द्वारा स्वयं या उनके संरक्षण में मिली भगत से चोरी होती है। आंतरिक चोरी का कारण क्या हो गया कि कारखाना या कोई और ऐसी जगह जहां की कर्मचारी हैं उनके स्वयं के द्वारा मिली भगत
या किसी को संरक्षण के द्वारा जो है चोरी होना। और बाह्य कारण क्या है कि बिना कर्मचारियों के मिलीभगत के चोरी होना, यानी कि बिना कर्मचारियों के मिलीभगत के जो अराजक तत्व होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनके द्वारा चोरी। अब देखिए अपराध के कारण कौन कौन से हैं, ये देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपको जो ये इस स्लाइड में दिख रहे हैं, इस तरह के प्रश्नों को कई तरीके से अब एग्जामिनर के ऊपर है कैसे प्रश्नों को बना के आपको देता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं रहनी चाहिए कि जैसे ही ये सारी चीज़ें आए अपराध के कारण कौन कौन से हो गए, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ों को हम देखकर उसको उस प्रश्न को लगा सके। सबसे पहले है अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, आनुवंशिकता है, लालच है, प्रतिस्पर्धा है, जनसंख्या में वृद्धि, आपराधिक जनजाति, राजनीतिक जनजाति और भौगोलिक कारण। ये सारे ऐसे कारण हैं जो कि अपराध के ये कारण है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि रेलवे में जो है अपराध जो है कौन कौन से होते हैं, दो तरह के अपराध होते हैं, बुकशुदा संपत्ति की चोरी और रेलवे के निजी संपत्ति की चोरी। रेलवे में जो बुकशुदा संपत्ति की चोरी आरटीटी, वाईटी, जीपीपीटी, पिलफरेज और कोयले की चोरी, और रेलवे की जो निजी संपत्ति होती है उसके अंतर्गत होती है चल स्टॉक के पुर्जों की चोरी और गाड़ी के विद्युत पुर्जों की चोरी और यांत्रिक पुर्जों की चोरी। और रेलवे में अपराध के कुछ कारणों के बारे में हम लोग देखा, जो आंतरिक कारण है, जो बाह्य कारण है, उसके बारे में हम लोग देखा। अब इसका देखने के बाद अब बताइए इसका निवारण हम लोग देखते हैं कि इसका निवारण क्या है। तो इसका निवारण हो सकता है आर्थिक सुविधाएं देकर, स्वस्थ पर्यावरण बनाकर और मनोवैज्ञानिक समायोजन इत्यादि करके। चलिए ये इतना थ्योरेटिकल हम लोग को नहीं जाना है, आगे हम लोग देखते हैं। अब अपराध की रोकथाम के कौन कौन से तरीके हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रेलवे में अपराध के रोकथाम के तरीके, यहाँ से पिछला आप 2019 में देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्न हम लोग को आते हुए भी इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर पाए। इसका कारण ये रहा कि इस तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस नहीं थी। तो अपराध की रोकथाम, इसमें जो है कौन कौन से वो तरीके हैं जिनको कि अपनाकर अपराध की रोकथाम किया जा सकता है, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। तो बुनियादी सुरक्षा प्रबंध करके, बुनियादी सुरक्षा प्रबंध का मतलब ये हो गया कि या तो कोई निर्माण करके या तो किसी प्रक्रिया के द्वारा जो है बुनियादी सुरक्षा प्रबंध ऐसा बनाना जिससे कि ये चोरी जो है ये न हो पाए। और दूसरा हो गया कर्मचारियों की तैनाती, अधिक कर्मचारियों की तैनाती करके बीटों में बांट के उनको और अधिक से अधिक कर्मचारियों की तैनाती करके। और तीसरा हो गया अपराध का पंजीकरण, अपराध का पंजीकरण। ये तो नियंत्रण का उपाय है। ये अपराध की जो रोकथाम है इसमें जो है ये इसका जो 3 पोर्शन है इसमें देख लीजिए, बुनियादी सुरक्षा प्रबंध, कर्मचारियों की तैनाती और अपराध का पंजीकरण। और दूसरा क्या है, अपराध की खोज। अपराध की खोज, जो अपराध हो रहे हैं उनके कारण क्या है उनको खोज करके और उनका पता लगा के उसको नियंत्रण किया जा सकता है और मामलों का अभियोजन करके उसको नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए अपराध के नियंत्रण हेतु जो श्वानों का प्रयोग किया जाता है, जो कुत्तों का प्रयोग है, यह अस्थायी आदेश संख्या 42 के तहत निर्देशित किया गया है। अस्थायी आदेश संख्या 42 में जो है दिया गया है। इसके लिए प्रॉपर वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको देखिएगा ध्यान से, जिसमें से कि पूरे जो अस्थायी आदेश हो गया या आपके स्टैंडिंग आर्डर हो गए या आपका डायरेक्टिव हो गया या जो आपका सिक्योरिटी सर्कुलर हो गया, सबकी वीडियो पड़ी हुई है, इसको देखिएगा। अब आगे चलिए एक प्रश्न आता है कि डाग की प्रजाति यानी कुत्तों की प्रजाति कौन कौन सी होती है जो कि रेलवे में काम करती है, रेल के द्वारा जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मेनली यह जो है 4 प्रकार की प्रजातियां हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है, डाबरमैन, लेब्राडोर, अल्सीसियन और जर्मन शेफर्ड। इस तरह के डाग का प्रयोग किया जाता है और यह 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेकर होते हैं और एक स्नीपर होते हैं। ट्रेकर का काम क्या होता है, ट्रेकर जो है उस स्थान का पता लगाता है, जो ट्रेकिंग करके और घटनास्थल का पता लगाता है। और स्निफर जो होता है यह जो है बम वगैरह का जो है जो विस्फोटक चीज़ें होती हैं उनका पता लगाता है। एक हेड कांस्टेबल जो कि हैंडलर और एक कांस्टेबल जो कि सहायक हैंडलर के रूप में तैनात किए जाते हैं। एक कुत्ते के साथ जो है एक हेड कांस्टेबल जो कि हैंडलर होता है और एक कांस्टेबल जो कि सहायक हैंडलर के रूप में कार्य करता है, इसको तैनात किया जाता है। और नियम 9 में हम लोगों ने देखा है कि श्वान का प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र दयावस्थी दिल्ली में है। इसके बारे में पहले से ही आपको पता है। अपराध के पंजीकरण के संबंध में नियम 221 से लेकर नियम 227 तक का उल्लेख किया गया है। आप इसको देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियम 221 से लेकर 227 तक का जो प्रोविजन है यह जो है अपराध के पंजीकरण से संबंधित है, 221 से लेकर 227 तक। और यहाँ से एक प्रश्न आपको बनता है तो इसको आप देखिएगा और इस चैनल पे भी आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न। जब हम एमसीक्यू में आएंगे तो इसको मिलेंगे। एमसीक्यू अभी जो है पैड कोर्स वालों को मिल रहा है। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। अब जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि बुनियादी सुरक्षा प्रबंध, वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि बुनियादी सुरक्षा प्रबंध के लिए
अमल में लाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले एक होता है निर्माणात्मक सुरक्षा। निर्माणात्मक सुरक्षा बुनियादी सुरक्षा के अंतर्गत जो है निर्माणात्मक सुरक्षा होता है, जिसमें से कि दीवार, टावर, सड़क और कटीले तारी इत्यादि लगाकर ऐसा उसको उसका जो है पैटर्न बना दिया जाता है कि उसको पार करके कोई व्यक्ति अंदर से बाहर ना जा सके या बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ जा सके। जैसे कारखानों में आपने देखा होगा कि कारखानों के चारों तरफ जो है टावर जो लगाए जाते हैं, जो कंटीले तार उसके दीवारों पर ऊंचे ऊंचे दीवार होते हैं, दीवारों पर जो कंटीले तार, तो ये सब क्या है, ये निर्माणात्मक सुरक्षा प्रबंध ये है। और दूसरा हो गया प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रबंध। तो प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रबंध के अंतर्गत क्या है कि गेट पर जो है आरपीएफ स्टाफ की तैनाती किया जाती है, उनको जो है सर्च किया जाता है प्रत्येक आने जाने वाले आदमी का, उसका जो है जो भी चीज़ें हैं, क्या माल आ रहा है, क्या जा रहा है, उसका गेट पास क्या है, उसका जो है ये सारी चीज़ें, रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है और गेट पास इत्यादि मेंटेन किया जाता है। ये प्रकृत्यात्मक सुरक्षा व्यवस्था हो गया। तो जैसे कि नाम से ही मालूम है, निर्माणात्मक यानी निर्माण करके सुरक्षा प्रबंध करना, और प्रक्रियात्मक से मतलब हो गया कि कोई प्रक्रिया या कोई प्रोसेस फॉलो करके और जो है प्रक्रियात्मक सुरक्षा व्यवस्था को करना। अब आइए एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सील के प्रकार। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लिया गया है ताकि जो कि आपके परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं ऐसे चीज़ों को लिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो सील के 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैक्स सील हो गया, लेड वायर सील हो गया और मेटल सील हो गया। 3 प्रकार के सील होते हैं। और कुछ सुरक्षा उपकरण है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सील हो गया, सील के बाद ताले आते हैं। तो ताला कितने प्रकार का होता है? ताला 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैडलॉक जो सामान्य ताले जैसा होता है, ये इस तरह का सामान्य ताला ये हो गया, ये सामान्य ताला हो गया। यहाँ पे एक लीवर होता है और इस लीवर में जो है यहाँ पे इसका चाबी लगाने के लिए एक की लगा होता है, तो यह पैडलॉक हो गया। और एक होता है ईपी लॉक। ईपी लॉक से प्रश्न कई बार बनते हैं। इलिज पेटेंट लॉक इसका पूरा नाम है। ईपी लॉक का नाम इलिज पेटेंट लॉक है। और भी कुछ डेटा इसको देख लीजिए। 1924 में जमालपुर के वर्कशॉप में इलिज नाम के एक इंजीनियर के द्वारा इसको बनाया गया था ईपी लॉक। क्योंकि ईपी लॉक से और कुछ चीज़ें इसको देखिए। ईपी लॉक में जो है 3 भाग होते हैं। एक में काटर होता है, बेज होता है और चाबी की होता है। यह बिना लीवर का ताला होता है और इस पर 1 टन का वजन दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, 1 टन। जब भी पूछा जाए कितना वजन दिया जाता है ईपी लॉक पर, तो 1 टन का वजन दिया जाता है। और इसकी चाबी किसके पास रहती है? स्टेशन मास्टर या मालबाबू के पास रहती है। और इसका प्रयोग जो है कीमती सामानों से लदे बैगनों में किया जाता है। तो ये ईपी लॉक से संबंधित चीज़ें। सुरक्षा उपकरणों के बारे में आपने देख लिया कि सील हो गया, आपका ताला हो गया, और उसके बाद से अब रिबिट के बारे में हम लोग जानते हैं। रिबिट भी एक ये सुरक्षा उपकरण है। रिबिट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है 11/6 इंच यह कील नुमा लोहे का एक बना हुआ होता है। 1 टाइम यूज होता है इसका। और यह ज्वलनशील तथा विस्फोटक पदार्थों में इसको नहीं लगाया जाता है। यह एक कील नुमा होता है जो, और उसको खोलने के बाद वो खराब हो जाता है, उसको रिबिट बोलते हैं। और यह एक कील नुमा चीज़ें होती है जिसकी लंबाई जो है 11.6 इंच जो होती है। और कील नुमा एक जो है यह नुकीले लोहे का बना होता है। अब आगे देखिए डनेज। एक डनेज देखते हैं, इसको S27 से भी, इसको डनेज का कोड देखिए यहाँ पे दिया भी है, S27 से इसको जानते हैं। डनेज क्या होता है कि बैगन के दरवाजों के दोनों तरफ बोरों में पुआल आदि भरकर ये 33 नहीं, देखिए 3x3 की संख्या में, यानी 3-3 की संख्या में इसको रखा जाता है ताकि पिलफरेज या चोरी न कर सके। देखिए क्या होता है कि जो ब्लीडिंग कंसाइनमेंट होता है, तो उसको बैगन में जब रखा जाता है, तो जो चोरी करने वाले जो अराजक तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी हो गया, तो उसमें क्या होता है, वो एक चीनी निकालने वाला वो सुआ टाइप का कुछ बना के और उसमें डाल देते हैं और नीचे बोरी लगा देते हैं। वो जैसे जैसे वो होता है उसको, और बाहर से जो है लाठी से धक्का देते हैं और वो चीज़ उसमें से गिरते गिरते और वो नीचे गिरता जाता है। या कोई इस तरह का ब्लीडिंग कंसाइनमेंट हो गया जिससे कि जो कि मतलब इस तरह की चोरी को उपयोग में लाए, तो इसके लिए डनेज का प्रयोग किया जाता है। डनेज क्या होता है? यह पुआल का एक बोरा होता है। पुआल को बना के और 3x3 के क्रम में जो है उसको जो है दरवाजों से कुछ दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर उसको जो है रख दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति बाहर से किसी चीज़ के द्वारा या किसी सामान के द्वारा उन चीज़ों को निकाल ना सके, आंशिक मतलब चोरी उसकी न कर सके। तो इसके लिए डनेज का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है। रेलवे के द्वारा इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जब गेट पास, जब ये क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग नोट जब बनता है, तो उसमें अगर इस तरह का मटेरियल होता है तो वहाँ डनेज जो है रेलवे के द्वारा स्वयं इसका जो है वो किया जाता है। और आगे चलिए कुछ चीज़ों को देखते हैं। आपने देख लिया डनेज कोड। इसका डनेज का जो कोड होता है S27 होता है, इसको याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछता है तो यहाँ से देखिएगा। अगला है, अब देखिए अभी जो हम लोग पीछे पढ़े थोड़ा सा, तो RTT, YT, GPPT और पिलफरेज के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं क्या चीज़ें होता है। देखिए 2 स्टेशनों के आउटर सिग्नल के बीच
चाहे गाड़ी चल रही हो या खड़ी हो। इसको ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत बढ़िया है। चाहे गाड़ी खड़ी हो या चल रही हो, दो स्टेशनों के आउटर सिग्नलों के बीच, ये मान लीजिए आपका स्टेशन हो गया, ये स्टेशन है, तो एक आउटर सिग्नल इसका ये हो गया और एक आउटर सिग्नल ये हो गया। तो इसके और इसके बीच में चाहे गाड़ी चल रही हो या खड़ी हो, अगर चोरी होती है तो यह क्या होगा, यह आरटीटी में इसको काउंट होगा। यानी कि दो स्टेशनों के आउटर सिग्नलों के बीच चाहे गाड़ी चल रही हो या खड़ी हो, यह क्या किस में आएगा, यह आउटर आरटीटी के अंतर्गत होगा। यह किस तरीके की चीज़ों को करके इसको किया जाता है, सिग्नल से छेड़छाड़ करके। सिग्नल का जैसे मान लीजिए अगर रेड है तो उस पर कुछ पोत के उसका जो कलर बदल देना, चैन पुलिंग करके, ट्रैक मरम्मत के समय जब ट्रेन धीमी होती है तो उसमें जो है उस समय जो है आरटीटी होती है। चढ़ाव, जो चढ़ाई जगह होता है, जो पहाड़ी एरिया होता है, जो चढ़ावी जगह होता है, उसमें लाइन पे जो रेलवे लाइन है, जो रेल है, उस पर ग्रीस लगा के और उसको कर दिया जाता है, जिससे जब चढ़ाई होता है तो गाड़ी के पहिए जो फिसलने लगते हैं और वो क्या होती है, गाड़ी धीमी हो जाती है। और धीमी गाड़ी पर स्टेशन से ही अपराधी द्वारा ब्रेक में चढ़ जाना। जैसे ही गाड़ी स्टेशन से खुली वैसे जो अपराधी जो है उस ब्रेक में चढ़ गए और ब्रेक में चढ़ के मौका मिलकर जो है वह जो है आरटीटी को अंजाम देते हैं। पार्टीशन वाल को तोड़कर या काट कर और पार्सल यान की छत या छत को काट करके जो है इस तरह की चीज़ों को लाया जाता है। अगला है दूसरा यार्ड की चोरी, जिसको कि वाईटी के नाम से जानते हैं। यह क्या है, एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नलों के बीच की दूरी को, यानी दोनों आउटर सिग्नल, ये स्टेशन आपका हो गया, ये आउटर सिग्नल, ये आउटर है, तो इसके और इसके बीच जो अगर कोई चोरी होती है तो यह क्या होगी, यह जो है यह क्या होगा, यार्ड की चोरी हो गया। इसको यार्ड थेफ्ट बोलेंगे, इसको यार्ड की चोरी बोलेंगे। तो इसका किस तरह से होता है इसको देख लीजिए। अपराधी शंटिंग वाले कोच में माल रख देते हैं और शंटिंग के दौरान माल गिरा लेते हैं। कभी शंटिंग स्टाफ से मिलकर भी ऐसा करते हैं। यानी कि जैसे ही गाड़ी शंटिंग होती है तो शंटिंग वाले कोच में जो है अपना माल रख देते हैं और शंटिंग के दौरान जो है कुछ दूरी पर जाकर सुनसान जगह पर माल को गिरा देते हैं। और कभी कभी ये शंटिंग स्टाफ से मिलकर भी इस तरह का कार्य करते हैं। और दूसरा हो गया, कर्मचारी की वर्दी पहनकर अपराधी चोरी करते हैं। लंबे समय तक सुनसान इलाके में बैगन खड़े रहने पर रेलवे सुरक्षा बल यार्ड में स्टाफ से मिलकर, रेलवे सुरक्षा बल या यार्ड के स्टाफ से मिलकर जो है या कर्मचारी का वर्दी पहनकर और या लंबे समय तक सुनसान इलाके में जब बैगन खड़ी रहती है तो उस समय ये इस तरह का चोरी करते हैं, यार्ड की चोरी करते हैं। अगला हमारा हमने क्या देखा था, जीपीपीटी, यानी कि गोदाम पार्सल प्लेटफॉर्म थेफ्ट। इसके बारे में देखिए, गुड सेट पार्सल प्लेटफॉर्म की चोरी, गोदाम की बाउंड्री को काटकर छोटे पैकेज को छिपा कर ले जाना, प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी किसी गाड़ी में जल्दी से डालकर ले जाना, लाइट बंद करके बल्ब इत्यादि तोड़कर अंधेरा करके चोरी करना, ये जीपीपीटी का है। ये जो है जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे कोई बुकशुदा संपत्ति कोई माल पड़ा, छोटे छोटे पैकेट को उठाकर और तुरंत झटके से गाड़ी में चढ़ जाना, या किसी गोदाम की बाउंड्री को काट कर जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, या प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी गाड़ी में जल्दी से डालकर किसी सामान को ले जाना, या कोई सामान जो कि ट्रांसशिपमेंट शेड में पड़ा हुआ है उसको जो लाइट बंद करके या बल्ब को तोड़कर और अंधेरा करके चोरी करना। तो ये सब क्या होता है, जीपीपीटी के अंतर्गत ये काउंट होता है। और चौथा हो गया पिलफरेज। पिलफरेज आंशिक चोरी, यह जो है पैकेज पार्सल आदि से कुछ माल निकालकर चोरी करके ले जाना आंशिक चोरी कराता है। आंशिक का मतलब ये हो गया कि पूरा पैकेट न गायब होना और उसमें से कुछ चीज़ों को जो है निकाल कर ले जाना, या आंशिक रूप से उसमें कमी, इसको क्या बोलते हैं, इसको आंशिक चोरी या पिलफरेज बोलते हैं। बैगन से बॉडी कट, पैनल कट या बॉटम कट करके अपराधी आंशिक चोरी करते हैं। बॉडी कट हो गया या पैनल कट नीचे से हो गया, ऊपर से हो गया, उसको काट के और चोरी करना, ये सब क्या है, ये सब पिलफरेज के अंतर्गत आता है। एक चीज देखिए यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। चलती गाड़ी से चोरी, जो आरटीटी है, यह माल की कमी पिलफरेज में नहीं आता है। जब चलती गाड़ी से चोरी होगी या तो और उसमें माल की अगर कमी होती है तो यह पिलफरेज के अंतर्गत वो काउंटेबल नहीं होगा। यानी कि गाड़ी चल रही है, चलती गाड़ी से अगर कोई चोरी होती है या माल की कोई कमी होती है तो उसको पिलफरेज में काउंट नहीं किया जाता है। अब एक चीज़ हम लोग बार बार देखिए सुनते हैं, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जहां एक बैगन से दूसरे बैगन में माल की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं इसको, जो है जहां एक बैगन से उतार कर माल और दूसरे बैगन में, खास करके आप लोग सीमेंट वगैरह देखते होंगे या बड़े बड़े चीज़ें जो होती हैं, जो सामान होते हैं, उसको जो है ट्रांसशिपमेंट सेट के द्वारा जो है माल की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। तो इसमें देख लीजिए, ये इसमें जो है क्या होता है, इनवर्ड होता है और आउटवर्ड होता है। दो शब्द इसमें प्रचलित हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड क्या बोलेंगे, माल आदि को स्टेशन पर रिसीव करना, यानी जो माल बाहर से आया हो को स्टेशन पर रिसीव करना, उसको क्या बोलेंगे, इसको इनवर्ड बोलेंगे।
जो माल बाहर से आया उसको रिसीव करना। और आउटवर्ड क्या बोलेंगे, सामान माल आदि स्टेशन से बाहर जो भेजा जाता है उसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड बोलेंगे इसको। तो ये ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो जहां माल का उतराई और चढ़ाई होता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। और इनयार्ड जो स्टेशन से बाहर माल जो रिसीव किया जाता है उसको इनयार्ड बोलते हैं। और आउट यार्ड जो है, ये जो है जो बाहर माल भेजा जाता है उसको आउट यार्ड बोला जाता है। अब चलिए, कभी कभी क्या होता है कि रेल में जब चोरी होती है या किसी प्रकार की ये होती है तो कुछ धोखा और गमन भी होते हैं जो कि व्यापारियों के द्वारा किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, धोखा और या गमन कर लीजिए या धोखा, दोनों, इसको ऑब्लिक में यहाँ लगा देता हूँ। यह दोनों जो 5 प्रकार के धोखा होता है रेलवे में, क्या होता है, 5 प्रकार का धोखा या गमन होता है। पहला है कि माल की गलत घोषणा करके, माल की झूठी घोषणा करके, अघोषित माल का लदान करके, घोषणा से कम माल लदान करके, और बुकिंग के समय माल का वजन कम दिखाकर। आइए इसमें देखते हैं माल की गलत घोषणा। माल की गलत घोषणा क्या हो गया कि देखिए, रेलवे ने जो हर तरह के माल का अलग अलग रेट तय किया हुआ है, जिसका जब बुक होता है तो उसका अलग अलग रेट उससे लिया जाता है। तो माल की गलत घोषणा करके भी बाद में उसका जो है क्लेम किया जाता है, और जो कीमती माल है उसको थोड़ा सा कम कीमती दिखाकर या किसी और तरीके से गलत, यानी गलत घोषणा जब करके, और जो है यह क्या किया रेलवे में जो है के साथ जो है धोखा या गमन किया जाता है या उसका नुकसान किया जाता है। माल की झूठी घोषणा, माल की झूठी घोषणा करके भी जो है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि झूठे कम माल रख के और अधिक माल को दिखाना, ये तो झूठी घोषणा करके जो है, ये सारी चीज़ें माल की झूठी घोषणा करके भी गमन किया जाता है। अघोषित माल की लदान करके और घोषणा से कम माल का लदान करके, बुकिंग समय माल का कम वजन दिखाकर और बाद में उसका क्लेम करना बुकिंग के समय, यह जो है धोखा और गमन होता है ये। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें जो है काफ़ी ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। डीडीएम, एक कई बार आपने नाम सुना होगा, डीडीएम, डीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डैमेज, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, डैमेज डेफिशिएंसी मैसेज, यानी क्षति और कमी का संदेश, इसको डीडीएम से बोलते हैं। माल अनलोडिंग के दौरान सील दुरुस्त हो और माल में कमी या क्षति हो तो इसकी सूचना तुरंत लोडिंग स्टेशन को दिया जाता है। माल जब अनलोड किया जाता है तो और उसके दौरान देखा जाता है कि सील दुरुस्त है और फिर भी माल में जो है कमी या क्षति है, तो इसकी सूचना जो है तुरंत जहां से माल लोड हुआ है उस स्टेशन को दिया जाता है। यह जो है मालबाबू को 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के भीतर जो है डीडीएम बुक से 6 प्रतियों में बनाकर भेजा जाता है। माल की कमी क्षति जब होती है तो 6 घंटे के अंदर जो है लोडिंग स्टेशन को जो है माल बाबू के द्वारा जो है डीडीएम को 6 प्रतियों में बनाकर जो है उस स्टेशन को भेजा जाता है। कहाँ कहाँ भेजा जाता है, देखिए, सबसे पहले लास्ट सीलिंग स्टेशन को भेजा जाता है एक कॉपी, एक या लोडिंग स्टेशन को, दूसरी कॉपी जो है बुकिंग स्टेशन को भेजा जाता है, तीसरी कॉपी जो है सीसीएम को भेजा जाता है, और चौथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक को भेजा जाता है, पांचवा जो है क्लेम निरीक्षक को, क्लेम इंस्पेक्टर को भेजा जाता है, और छठवा जो है मंडल सुरक्षायुक्त या आरपीएफ के जो मंडल सुरक्षायुक्त होते हैं उनको भेजा। 6 कापियों में जो है भेजा जाता है डीडीएम का जो मैसेज है। अब डीडीएम भेजने का तरीका क्या है, इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा ध्यान से। डीडीएम भेजने का तरीका क्या है, तार के माध्यम से, अगर पूरा पैकेज गायब हो जाए, या फॉरेन या होम रेलवे में, फॉरेन या होम रेलवे में अगर पूरा पैकेज गायब हो जाए तो तार के माध्यम से जो है डीडीएम भेजा जाता है। ये पुरानी पद्धति थी, अभी खैर ये समाप्त हो गया है, लेकिन अभी फिर भी है। तो तार के माध्यम से जब पूरा पैकेज या होम रेलवे हो या फॉरेन रेलवे, फॉरेन रेलवे का मतलब से यहाँ पे कोई विदेश मत समझिएगा, फॉरेन रेलवे का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए एनईआर का मैटर है, अगर ईसीआर का कोई मैटर आता है तो वो ईसीआर क्या होगा, फॉरेन रेलवे होगा, फॉरेन रेल यानी दूसरा रेल हो गया, यानी कि जैसे ही रेल चेंज होगा उसको फॉरेन रेल बोलते हैं। तो तार के माध्यम से या तो पूरा पैकेज गायब हो जाए, पूरी तरह से पैकेज गायब हो जाए तो फॉरेन या होम रेलवे में, तो इसको तार के माध्यम से डीडीएम को भेजा जाता है 6 घंटे के अंदर। दूसरा यूटीएम होता है, यानी कि अर्जेंट ट्रेन मैसेज, अर्जेंट ट्रेन मैसेज यूटीएम बोलते हैं, भी महत्वपूर्ण देखिएगा। होम रेलवे में डाक या गार्ड के द्वारा, होम रेलवे में यदि माल गायब हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो अर्जेंट ट्रेन मैसेज यानी कि यूटीएम भेजा जाता है, डाक के द्वारा भेजा जाता है या ट्रेन गार्ड के द्वारा उसको भेजा जाता है। और तीसरा हो गया डीडीपीसी, यानी कि डैमेज एंड डेफिशिएंसी पोस्ट कार्ड, यह जो है फॉरेन रेलवे में पूरी तरह से गायब या कमी पाए जाने पर जो है डीडीपीसी भेजा जाता है, यानी कि फॉरेन रेलवे में जो है किसी अन्य रेल में ये अगर माल अनलोड होता है तो अगर पूरा पैकेज गायब हो जाता है तो इसको जो है क्या भेजा जाता है, डीडीपीसी भेजा जाता है, इसका पूरी पैकेट गायब होने पर फॉरेन रेलवे में। अब आइए
एमजीआर के बारे में कई बार आपने सुना होगा, एमजीआर क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। एमजीआर का मतलब होता है मिसिंग गुड्स रिपोर्ट। यह कितने में बनाया जाता है? 4 प्रतियों में एमजीआर बनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न इस तरह का बनता है। तो एमजीआर मिसिंग गुड्स रिपोर्ट कितने प्रतियों में? 4 प्रतियों में बनाया जाता है। अब डीडीएम का वर्गीकरण देख लीजिए। डिफेंस डैमेज एंड डिफिशियंसी जो मैसेज होता है इसका वर्गीकरण देख लीजिए। बुक कंसाइनमेंट की चोरी, रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी, अन्य रेलवे संपत्ति का नुकसान, सील मुहर बैगन से नुकसान या कमी, इसके बारे में डीडीएम का वर्गीकरण है। यह अलग अलग तरीके का डीडीएम होता है, 4 तरह का यह डीडीएम होता है। बुक कंसाइनमेंट की चोरी या रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी या किसी अन्य रेल संपत्ति का नुकसान या सील मुहर बैगन से नुकसान या कमी के बारे में, तो यह डीडीएम का वर्गीकरण हो गया। अब डीडीएम की जांच देखिए, डीडीएम की जांच कैसे की जाती है इसके बारे में देखिए। यदि माल की कमी, आपराधिक हस्तक्षेप होना पाया जाता है तो C2 कंप्लेंट फॉर्म भरकर आरपीएफ द्वारा जीआरपी को दिया जाता है तथा आरपीएफ द्वारा C3 रजिस्टर में केस रजिस्टर होता है और बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर ऐसा लगता है कि माल में कोई आपराधिक हस्तक्षेप हुआ है, किसी प्रकार की कोई चोरी हुआ है, कोई आपराधिक हस्तक्षेप हुआ है, तो C2 कंप्लेंट फॉर्म जो है भरकर किसको भेजा जाएगा? आरपीएफ के द्वारा जीआरपी को दिया जाएगा तथा आरपीएफ जो है C3 रजिस्टर जो होता है उसको जो है उसमें अपना केस जो है रजिस्टर करेगी और बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी प्रारंभ हो जाएगी। आगे हम लोग बैक ट्रेसिंग देखेंगे क्या होता है। आगे देखिए, दोनों तरफ की सील दुरुस्त और नग की कमी यानी कि आंशिक चोरी, तो डीडीएम इनवार्ड रजिस्टर C14 में रजिस्टर में दर्ज कर जिस स्टेशन पर माल लोडिंग हुआ है उसे भेज देंगे। देखिए, रजिस्टर के बारे में हमने प्रॉपर वीडियो इस चैनल पर बनाया है, आप देखिएगा। रजिस्टर से एक प्रश्न बनते हैं। तो अगर दोनों तरफ की सील दुरुस्त हो और नग या सामान की कमी पाई जाती है या आंशिक चोरी होती है तो डीडीएम जो है इनवार्ड रजिस्टर C14 में दर्ज करके और जिस स्टेशन पर माल लोडिंग हुआ है उसको भेज दिया जाएगा। जब माल अपने स्टेशन पर लोड हुआ हो तो डीडीएम प्राप्त होता है तो C15 यानी कि आउटवर्ड रजिस्टर में दर्ज करके और जांच की जाती है। ऐसे मामलों में टेस्ट वैगन भी भेजा जाता है। यानी कि स्वयं के स्टेशन पे अगर माल लोड हुआ हो और अगर उस स्थिति में डीडीएम प्राप्त होता है तो C15 आउटवर्ड रजिस्टर में मामला को दर्ज करके जांच की जाती है और इसके लिए टेस्ट वैगन भी भेजा जाता है। अगला है पायलट स्कीम। कई बार आपने सुना होगा पायलट स्कीम क्या होता है? 2 ऐसे स्टेशन को चुना जाता है जहां से अक्सर डीडीएम आता है। माने कि 2 ऐसे स्टेशन ब्लैक लिस्टेड जो होते हैं जहां से कि अक्सर डीडीएम का जो है ये डैमेज एंड डिफिशियंसी का मैसेज आता है, तो उसको पायलट स्कीम के नाम से उसको जाना जाता है। अब आगे चलिए, कई शब्द आपने सुने होंगे, निकोलो और हिल्टेड। निकोलो क्या होता है, हिल्टेड क्या होता है, इसके बारे में जानिए। निकोलो बैगन का एक प्रकार है। बैगन के दोनों दरवाजों पर एक ही स्टेशन या लोडिंग पॉइंट की सील लगी हो तो उस बैगन को निकोलो कहते हैं। इसे सील इंटेक्ट बैगन या RSI बैगन भी कहते हैं। यानी बैगन के दोनों दरवाजे पर एक ही स्टेशन की सील मुहर लगी हो, लोडिंग पॉइंट की सील लगी हो तो उस बैगन को निकोलो बैगन कहा जाएगा या उसको सील इंटेक्ट बैगन या RSI बैगन भी कहते हैं। दूसरा हो गया आपका हिल्टेड बैगन। हिल्टेड बैगन क्या होता है कि जब बैगन के दोनों दरवाजों पर अलग अलग स्टेशन की सील लगी हो तो उस बैगन को हिल्टेड या डिफेक्टिव सील बैगन भी कहते हैं। यानी कि बैगन के दोनों दरवाजे पर अलग अलग जो है स्टेशनों का सील लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हिल्टेड बैगन या डिफेक्टिव सील बैगन भी उसको बोलेंगे। अभी हमने देखा था बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी जो होती है यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो अनलोकलाइज रजिस्टर में मामला पंजीकृत कर घटना स्थल व दोषी कर्मचारी का पता लगाने के लिए लोडिंग स्टेशन तक इंक्वायरी की जाती है। जैसे कि किसी स्टेशन पे जो है अनलोकलाइज जो है रजिस्टर है उसमें मामला दर्ज है तो या माल की कमी है या कोई चोरी का मामला हुआ है तो अनलोकलाइज रजिस्टर में उसको दर्ज कर और घटनास्थल का पता नहीं लग पा रहा है तो वैसी स्थिति में अनलोकलाइज रजिस्टर में मामले को पंजीकृत करके और घटनास्थल और दोषी कर्मचारी का पता लगाने के लिए जहां से माल लोड हुआ है उस स्टेशन तक जो है इंक्वायरी की जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी कहते हैं। आशा है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला है जो DRS कार्ड। DRS कार्ड क्या होता है? देखिए, इस सेगमेंट के अंतर्गत हमने प्रयास किया है कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने के लिए। अभी परीक्षा में बहुत कम समय रहा और इन छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस पर आप अपना कमेंट भी करिए और आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये चीज़ें कैसी लगी, इसके बारे में भी आप बताइए। DRS कार्ड क्या होता है? DRS कार्ड का मतलब होता है डिफिशियंसी रोलिंग स्टॉक कार्ड होता है। DRS कार्ड इसको बोलते हैं डिफिशियंसी एंड रोलिंग स्टॉक कार्ड। यानी कि TXR, देखिए TY नहीं है यहाँ पे, TXR और TLI और RPF ये मिलकर जो है गाड़ी को चेक करते हैं। जब गाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन से खुलती है तो उस पर यह जो है TXR और TLI और RPF
स्टाफ जो है मिलकर गाड़ी को प्रॉपर चेक करते हैं और जो कमी उसमें पाई जाती है, जो विद्युत या जो मैकेनिकल पुर्जों की कमी पाई जाती है, उसको डीआरएस कार्ड में अंकित करके हस्ताक्षर किया जाता है तथा उसको गार्ड को सुपुर्द किया जाता है। एक तरह से गार्ड को उसको चार्ज में दे दिया जाता है। यांत्रिक तथा विद्युत फिटिंग के लिए अलग अलग डीआरएस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी यांत्रिक के लिए फिटिंग के लिए अलग और विद्युत फिटिंग के लिए अलग अलग डीआरएस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है, घटना स्थल का पता लगता है कि घटना स्थल किस किन चीज़ों पे है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इस सेगमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा जो कि आपके वर्किंग ऑफ रेलवे का पार्ट है। कई सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने देखा और जो कि महत्वपूर्ण भी है। तो आपको इस तरह का मेरा प्रयास कैसा लगा और आप कितने जो है इन सब चीज़ों से आप कितने अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हमारा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ों से आपको अवेयर कराया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक जो है आपका जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का जो पार्ट है ये पीछे चल रहा है और बाकी आपका जो माइनर एक्ट है वहाँ से भी आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी। तो जल्दी ही एमसीक्यू में हम लोग वहाँ से भी आपको प्रश्न देकर और उसकी तैयारी करा देंगे 10 से 15 दिन के अंदर में। तो तब तक इस चैनल को आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसको जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग जो है इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बताएं, तो ताकि हमारा मोटिवेशन हो। तो चलिए आज का ये सेगमेंट यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।